हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियरविल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो सभी लोग लाइव आए और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? चंद्रकला शर्मा हमारे साथ हैं, राधे कृष्ण, रोहित जोगी, तनु गौतम, मोहित, बंटी स्वामी, नेहा यादव, निधि यादव। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम में इस्तकबाल है और इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। करते हैं आज के सेशन का आगाज बिना किसी देर के। अंजलि, बपन, विश्वास, चंद्रकला शर्मा, आकाश मिथिला से हैं। चलिए, तो सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन, अपना नया टॉपिक। हमने एनिमल न्यूट्रिशन फिनिश किया है, प्लांट न्यूट्रिशन फिनिश किया है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ओके, सो गाइस, जैसे ही रेस्पिरेशन की बात आती है आपके दिमाग में आता है सांस लेना छोड़ना, है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताऊं कि सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है, श्वासोच्छ्वास जिसे कहते हैं। और एक्चुअली में रेस्पिरेशन क्या होता है? भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना। हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना और ये ग्लूकोज अब जलकर एनर्जी देगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है नेहा, चलिए, बढ़िया है, ऑडिबल और विजिबल है। चलिए, हाँ, ये हर क्लास के लिए है, बीपीएससी को भी पढ़ाते हैं। ये जो हमारा साइंस स्पेशल का जो बैच है ना, वो हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, है ना, रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम्स हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, सबके लिए है इंपॉर्टेंट। तो चलिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज व्हाट? रेस्पिरेशन। भोजन से, या हम यूं कहें पचे हुए भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो श्वसन कहलाती है। तो ये हो गई डेफिनेशन अभी 10th लेवल की। इस डेफिनेशन को हम अपडेट करेंगे अभी आगे चल करके कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज व्हाट? रेस्पिरेशन। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। कैसे, जरा इसको और गहराई से देखते हैं और फिर 11th लेवल के डेफिनेशन पे हम चलेंगे जो एनसीईआरटी लिखता है। जैसे देखो, हमने खाना खाया और डाइजेशन के बाद क्या बना? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज है ये, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जलेगा। जलने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। जैसे कोई चीज हवा में ही क्यों जलती है? जब हम किसी चीज को हवा में गर्म करना चालू करते हैं तो हर सब्सटेंस का अपना एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर तक हीट करने पर वो जलने लगता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और जलने लगता है। बिना ऑक्सीजन का कंबशन नहीं हो सकता। तो कंबशन यानी दहन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो ग्लूकोज भी जलेगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? देखिए, ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके CO2 देगा। ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर देगा और क्या देगा? एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी, यानी ऊर्जा देगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ योर रेस्पिरेशन। यही आपका क्या है? यही है रेस्पिरेशन का रासायनिक समीकरण। यही है आपका रेस्पिरेशन, यानी आप कह सकते हो श्वसन। तो आपने क्या लिखा था कि भोजन का जलना, जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना। भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना क्या कहलाता है? श्वसन। या कंबशन ऑफ फूड इज नोन एज व्हाट? रेस्पिरेशन। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन का रासायनिक समीकरण है। एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इस रिएक्शन पे जरा गौर कीजिए आप। ये क्या है? CH4। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज मीथेन। यह है आपका मीथेन, जिसको हम बायोगैस या गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, है ना।
इसी को हम बायोगैस कहते हैं या गोबर गैस कहते हैं। इसका इस्तेमाल लोग ईंधन के तौर पे करते हैं, फ्यूल के तौर पे करते हैं। जब हम बायोगैस को जलाते हैं, है ना, हवा में, तो हवा में जब हम बायोगैस को यानी मीथेन को जलाएंगे तो ये मीथेन हवा के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा और क्या देगा आपको, मीथेन में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 देगा। मीथेन में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या देगा, पानी देगा। और क्या मिलेगी आपको, एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। किस रूप में, हीट और लाइट के रूप में, है ना, हीट और लाइट के रूप में। इस रिएक्शन को आप क्या नाम देते हैं, इस रिएक्शन को आप नाम देते हैं माय डियर फ्रेंड्स कंबशन। क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को आप कहते हैं कंबशन, है ना। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन या कंबशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया, या सिर्फ दहन बोलते हैं, है ना, जलना। अब आप केमिस्ट्री के नजरिए से अगर बात करें तो केमिस्ट्री के नजरिए से दोनों रिएक्शन में कोई अंतर है क्या? आप कहेगा नहीं, सिर्फ दोनों का एंड प्रोडक्ट, दोनों का अंतिम उत्पाद क्या है, सेम है, तो रिएक्शन सेम हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी के बाहर कुछ जलता है तो उसका नाम क्या दिया गया है, कंबशन या कंबशन रिएक्शन। लेकिन यही रिएक्शन अगर बॉडी में हो रहा है, एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में हो रहा है, तो इसी रिएक्शन का नाम क्या दे दिया गया है, रेस्पिरेशन। मतलब आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज अ कंबशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब श्वसन और कुछ नहीं, दहन अभिक्रिया है जो सजीवों के शरीर में हो रहा है। अगर कंबशन रिएक्शन हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में हो रहा है तो उसी का नाम दे दिया गया है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से कहने से एक बात क्लियर है कि ये कंबशन ही है, लेकिन कहां हो रहा है, सजीवों के शरीर में। और देखो ये मीथेन क्या, कोई भी अगर ईंधन जलेगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कोई भी जो ईंधन होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। LPG, CNG, लकड़ी, कोयला सब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। किसी भी ईंधन को जलाएंगे तो उसका अंतिम उत्पाद यही मिलेगा, है ना। जैसे बायोगैस क्या है, मीथेन जिसको हम बायोगैस कहते हैं, यह एक प्रकार का ईंधन है जिसको हम जला रहे हैं। किसका बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन का, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। तो कोई भी ईंधन जलेगा तो अंतिम उत्पाद यही मिलेगा। देखो ग्लूकोज भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ग्लूकोज हमारे शरीर का ईंधन है, पौधे और जंतुओं के शरीर का ईंधन है। मतलब बॉडी के अंदर कुछ जल रहा है तो वो हो गया रेस्पिरेशन, बॉडी के बाहर कुछ जल रहा है तो वो हो गया कंबशन। बात आ रही है समझ में। तो रेस्पिरेशन कहने से एक बात क्लियर हो जाती है कि ये कंबशन ही है, लेकिन सजीवों के शरीर में हो रहा है। थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, नोट करके आप कहीं पे लिख लीजिएगा, नोट करके आप कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दुनिया के किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या क्या कहलाता है, या क्या कहलाता है आपका उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, मतलब अवकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसको कहीं बार नोट करके आप लिख लीजिएगा साइड में, है ना, क्योंकि थोड़ा हट के बात हो गई है टॉपिक से, तो नोट करके बॉक्स में ऐसे डाल लीजिएगा, है ना। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन, है ना, और किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है। आप मुझे ये बताओ कि कंबशन में या रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, दोनों एक ही बात है। अब तो अगर केमिस्ट्री के नजरिए से हम बात करें तो दोनों सेम ही रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन है। मतलब अगर हम इसे केमिस्ट्री के नजरिए से बात करें तो आप कह सकते हैं कि भाई आप जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं ना,
आप जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं ना, दरअसल आम बोलचाल में उसे हम कंबशन कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई श्वसन कुछ और नहीं, दहन अभिक्रिया है, और केमिस्ट्री के नजरिए से बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो देखो अब एनसीईआरटी 11th क्लास क्या लिखता है, 11th क्लास की जरा डेफिनेशन देख लो। वो तो बच्चों वाली डेफिनेशन थी कि भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना श्वसन कहलाता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है कि कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है श्वसन। बात आ रही है समझ में? ठीक है जी अरुण साहब, प्रीलिम्स के लिए है ना? हाँ उतनी ही क्लास है मंजीत साहब, ठीक है, कल की। वो कुछ टेक्निकल इश्यू था तो वहीं तक हो पाई थी। तो बात समझ में आई? कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है भाई साहब आपका श्वसन। अब देखिए एक चीज मैं आपको और यहां पे बताना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यह है प्रकाश संश्लेषण का, यह है आपका, देखिए यह है आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, है कि नहीं? यह आपका है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, ऊपर वाला। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, यहां पे इक्वेशन को बैलेंस कर दिया गया है, आप सिर्फ CO2 लिख सकते हैं, और पानी लेते हैं, और ऊर्जा कहां से लेते हैं, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, है ना? ऊर्जा कहां से लेते हैं, सूर्य प्रकाश से, और बना लेते हैं अपना खाना ग्लूकोज, और हमें जिंदा रहने के लिए दे देते हैं ऑक्सीजन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हो गया। पौधे ने क्या बनाया, ग्लूकोज डायरेक्ट। हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद बनता है ग्लूकोज, लेकिन पौधे ने अपना खाना डायरेक्ट बनाया है ग्लूकोज, खाना बन गया। अब उससे एनर्जी चाहिए तो ये ग्लूकोज क्या होगा, जलेगा, ईंधन जलेगा तब तो गाड़ी चलेगी। हमारे शरीर का ईंधन है ग्लूकोज। जलने का मतलब होगा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, ग्लूकोज जलेगा और जल कर क्या देगा, CO2, वाटर और एनर्जी। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन का रासायनिक समीकरण है। अब दोनों को आप कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर यह पता चलता है माय डियर फ्रेंड्स कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। देखो ना यहां पर CO2 प्लस पानी प्लस ऊर्जा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो CO2 निकल रहा है, पानी निकल रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो यहां पर एनर्जी यूज हो रही है और यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस देन वी कैन से दैट respiration and photosynthesis are the reverse reactions of each other. अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें, तुलना करें, तो देखेंगे कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया होती है, और इसको हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, इसका उल्टा भी सही है। यानी हम कह सकते हैं कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया होती है ना, विपरीत प्रक्रिया होती है, इसका उल्टा भी सही है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन की विपरीत प्रक्रिया होती है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन है। ये तो आपने इक्वेशन को कंपेयर करके बता दिया कि सर दोनों एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन लग रहा है ना। देखो ना इक्वेशन दोनों का एक साथ लिखा मैंने, लेकिन एक और नजरिए से हम दोनों को रिवर्स बता सकते हैं। एक तो इक्वेशन को कंपेयर करके बता सकते हैं प्रिंस, ठीक है, बात आ रही है समझ में? हाँ ये न्यू चैप्टर है राधेश्याम साहब, ठीक है। लेकिन एक और नजरिए से हम बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। देखो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है या यूज होती है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया,
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्स होता है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रोसेस है, एक्सो या एंडो, तो कहिएगा सर प्रकाश संश्लेषण में तो लिया जा रहा है ना, तो एंडो अंदर जा रहा है, और एग्जिट होना मतलब निकलना। एक्सो मतलब एग्जिट होना, निकलना। ऐसा रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एनर्जी या हीट निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहां पे हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पे लिख लीजिएगा कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन है। एक और नजरिए से हम दोनों को रिवर्स बतला सकते हैं। एक और नजरिए से हम दोनों को रिवर्स बतला सकते हैं। कैसे? देखिएगा, नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा, टॉपिक से थोड़ा हटकर है। देखिए, आपने नाम सुना होगा मेटाबॉलिज्म, उपापचय, या इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचय क्रियाएं। ये क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, किसी भी सजीव के शरीर में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, किसी भी सजीव के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को एक साथ क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं, या उपापचय क्रियाएं कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस भी बोल देते हैं इसको। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब उपचय क्रियाएं, या सिर्फ उपचय लिख सकते हैं। और दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म, जिसको केटाबॉलिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। केटाबॉलिक प्रोसेस, तो केटाबॉलिज्म या केटाबॉलिक प्रोसेस, अपचय क्रियाएं, अपचय क्रियाएं। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? सारे जितने भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं आपके शरीर में चल रही हैं, जितने भी केमिकल प्रोसेस आपके शरीर में चल रहे हैं, उसको सम्मिलित रूप से एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ बनता है। तो जितने भी सिंथेटिक प्रोसेसेस हैं, संश्लेषी प्रक्रियाएं, संश्लेषी प्रक्रियाएं, उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे कि आपका उदाहरण हो गया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसा हो गया? इसमें ग्लूकोज बन रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक। तो जिसमें कुछ बनता है, जिसमें कुछ बनता है उसको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। और जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हैं, विघटन क्रियाएं, जिसमें कुछ टूटता है, उसको क्या बोलते हैं? केटाबॉलिक। जैसे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा दे रहा है, तो ये हो गया आपका क्या? केटाबॉलिज्म। तो केटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें कुछ टूटता है, जिसमें कुछ बनता है, एनाबॉलिक। जिसमें कुछ टूटता है, केटाबॉलिक। दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म। तो बनने वाली प्रक्रियाओं को एनाबॉलिक और टूटने वाली प्रक्रियाओं को केटाबॉलिक। तो इस नजरिए से भी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। देखो, प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म का उदाहरण है, और रेस्पिरेशन केटाबॉलिक प्रोसेस का उदाहरण है।
है ना। तो जिसमें कुछ बन रहा है एनाबॉलिक, जिसमें कुछ टूट रहा है केटाबॉलिक। तो इस नजरिए से भी हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है वो है एनाबॉलिक उपचय और रेस्पिरेशन है केटाबॉलिक अपचय प्रक्रिया। तो यहां पे हमने लिख दिया है कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ केटाबॉलिक प्रोसेस। श्वसन एक अपचय प्रक्रिया होती है। बात आ रही है समझ में? तो इन तीनों के अंदाज में हम बोल सकते हैं, तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर बोल सकते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। और कितना बताऊं, 3 तरह से तो बता दिया कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो सजीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा। सजीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं के योग को हम उपापचय कहते हैं। और उपापचय 2 प्रकार के होते हैं, अपचय जैसे कि प्रकाश संश्लेषण मतलब जिसमें कुछ बनता हो, और श्वसन जिसमें कुछ टूट रहा हो, उसको केटाबॉलिक बोलेंगे। तो एनाबॉलिज्म में बनता है और केटाबॉलिक में टूटता है। कि तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। और मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है। और इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, है ना। तो कहने का मतलब है जिसमें कुछ टूटे ऐसी प्रक्रियाओं को केटाबॉलिज्म या केटाबॉलिक, जिसमें कुछ बने ऐसी प्रक्रियाओं को एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। समझ में आया कुछ? राधे श्याम साहब, अंजलि, रोशनी सिंह। ओके, तो हमने अभी बस इतना देखा कि प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। एक घटिया सा सवाल पूछा गया, आप देख लीजिए। अब ये सवाल आपको घटिया ही लगेगा, जल्दी बताइए। शिव ओम साहब जवाब दीजिए। टिंकल चंदेल, अंजलि, ठीक है, बताइए उत्तर क्या होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि केटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होते हैं, जिसमें कुछ बन रहा होता है, जिसमें कुछ टूट रहा होता है। तो जिसमें कुछ टूट रहा होता है, अब तो याद ही हो जाएगा ना, शेर भी सुना दिया तो याद तो होना ही है। चलो आगे बढ़ते। अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी वेयर डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ प्रकाश रेस्पिरेशन विल अकर, है ना। श्वसन की प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया कहां पे संपन्न होगी, तो मैंने कहा था कि जब भी मैं पूछूं कि कोई प्रोसेस कहां होता है तो वो हमारे सेल में होता है। हम कहते हैं ना ये चीज हमारी बॉडी में हो रहा है, दरअसल वो हमारे सेल में हो रहा होता है। तो रेस्पिरेशन की क्रिया भी कहां पे होगी, सेल में होगी। तो ये देखिए, ये थी छोटी आंत, ये छोटी आंत थी, और ये छोटी आंत की दीवारों से ढेर सारे नसें जुड़ी हुई थी। ये था आपका ब्लड वेसल, ठीक है, ये था आपका ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, रुधिर वाहिका। आम बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं, नसें। तो ये देखो ग्लूकोज गया कहां पे, हमने खाना खाया, बना ग्लूकोज C6H12O6, और ये ग्लूकोज चला गया ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ कहां चला जाएगा, तो आप कहेगा सर हमारे सेल में, है ना, हमारे सेल में यानी कोशिका में। देखिए हमारे शरीर के तमाम सेल्स तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है पतली पतली नलिकाओं के द्वारा, दिख रहा है आपको। और इन नलिकाओं को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका।
तो अब ये ग्लूकोज कहां चला जाएगा, आपके सेल में आ जाएगा ग्लूकोज। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कहीं पर भी एक निडल लेकर अपने बॉडी को प्रिक कीजिए, वहां से ब्लड निकलने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर की तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है। तो हमने खाना खाया और क्या बना, ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज छोटी आंत से ब्लड में गया, ब्लड से होता हुआ हमारे शरीर की तमाम कोशिकाओं में चला गया। तो ये मान लिया कि हमारे शरीर की एक कोशिका है। क्या है, एक कोशिका है, जिससे मिलकर हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर, है ना, इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है ना। सेल के अंदर जो एक लिक्विड भरी होती है, एक द्रव भरा होता है, आगे हम पढ़ाएंगे इसको डिटेल से, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। साइटोस मतलब क्या होता है, सेल। प्लाज्मा मतलब क्या होता है, लिक्विड। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे रचनाएं बिखरी पड़ी होती हैं, है ना। उन रचनाओं से हमें मतलब नहीं है, ये होता है सेल का न्यूक्लियस। हमें मतलब है कि भाई सेल के अंदर एक इस तरह की छोटी सी संरचना होती है। नाउ टेल मी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस संरचना को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर होता है आपका एक इस तरह का संरचना जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहते हैं बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर और भी चीजें होती है, उससे हमें मतलब नहीं है। सेल के अंदर हमें मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब देखिए, हम लोगों ने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से क्या बना, ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज छोटी आंत से कहां गया, ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ कहां चला गया, सेल में चला गया, है ना। ब्लड से होता हुआ कहां चला गया, सेल में चला गया, C6H12O6। ये ग्लूकोज छोटी आंत से गया ब्लड में, ब्लड से कहां चला गया, सेल में, और सेल से कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। सांसों के माध्यम से हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया फेफड़ों में, फेफड़ों से भी नसें जुड़ी हुई हैं। यह ऑक्सीजन फेफड़ों से चला गया ब्लड में, ब्लड से होता हुआ चला गया सेल में। तो सांसों के माध्यम से हमने जो ऑक्सीजन लिया, यह ऑक्सीजन गया फेफड़ों में, फेफड़ों से गया ब्लड में, ब्लड से गया सेल में, और सेल से चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या किससे मिला, ऑक्सीजन से मिला, और क्या रिलीज हुआ, CO2, वाटर और एनर्जी। और यही तो है हमारा रेस्पिरेशन, यही तो था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और था क्या, रेस्पिरेशन था क्या, बताइए। कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या रिलीज कर रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या रिलीज कर रहा है, CO2, वाटर और एनर्जी। और इसी प्रक्रिया को आप क्या कह रहे थे बताओ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि श्वसन की क्रिया कहां होती है, तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा भी कहा जाता है। चूल्हा क्यों, अरे भाई रेस्पिरेशन है क्या, जलना, कंबशन, और कोई चीज जलती है कहां, चूल्हे में। तो अब जब कोई आपसे पूछे कि भाई श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो कहिएगा गया श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल। क्या किसी को दिक्कत है, क्या किसी को दिक्कत है, समझ में आया। RX का मतलब होता है आप लीजिए, है ना। तो इस पॉइंट को जरा लिख लो। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है, ये तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, अब इसको पॉइंट वाइज लिख लो, है ना। लिख लो, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पॉइंट लिख लो, जो डायग्राम में दिख रहा है उसको हम लिखेंगे भी, ऐसे छोड़ेंगे नहीं अधूरा, ओके, ताकि जब हम पढ़ें तो हमें पॉइंट्स याद रहें।
द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या फर्नेस ऑफ द सेल कहा जाता है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पहले आप लिखो। तीसरा पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन फिर करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में जो लिखा हुआ है पहले उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर आ जाइएगा आप वापस। ये 2 जगह छोड़ दीजिएगा, 2 लाइनें, है ना। इन सारे पॉइंट्स को एक साथ लिखना है आपको। जो नोट करके बातें चल रही है ना, वो अलग से बॉक्स में आप लिखते जाइएगा, है ना, साइड में कहीं पर। जैसे हमने कहा कि श्वसन में होता क्या है, तो आपने कहा सर अभी तो देखा है हम लोगों ने 2-3 बार कि श्वसन में क्या होता है कि पौधे या जंतु में जो ग्लूकोज बन रहा है वो जलेगा। जलने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, और जल कर क्या देगा, जल कर क्या देगा, CO2 देगा, पानी देगा और ऊर्जा देगा। यही तो है रेस्पिरेशन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बात आ रही है समझ में? थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस टॉपिक को, ताकि आपको रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में बिल्कुल फर्क समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो डायरेक्ट बॉडी में यूज नहीं होती। ये एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती रहती है, संचित होती रहती है। तो श्वसन के दौरान जो एनर्जी निकल रही है वो एटीपी के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ये एटीपी टूटेगा और एनर्जी देगा, इसलिए, और ये एनर्जी बॉडी में क्या होगी, यूज होगी। फिर से सुनिएगा, श्वसन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो किस रूप में जमा होती रहती है, एटीपी के रूप में। जब कभी भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये एटीपी क्या होगा, ब्रेक होगा, ये एटीपी टूटेगा और टूट कर क्या देगा, एनर्जी, और ये एनर्जी आपकी बॉडी में यूज होगी। तो जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कौन देगा, एटीपी देगा। इसीलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऊर्जा की मुद्रा। ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। करेंसी का काम क्या होता है, आप जिस देश में है उस देश की करेंसी यूज कीजिए, आपको सारा सामान मिल जाएगा। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, उस देश की करेंसी यूज कीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे इंडियन करेंसी रुपया है, आप रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन रुपए से आप जिस्म खरीद सकते हैं, मोहब्बत नहीं। रुपए से आप आरामदेह बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं, है ना। तो जब भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी कौन देता है, एटीपी। इसीलिए एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी का जरा फुल फॉर्म आप लोग बता दो मुझे, कमेंट करो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी माय डियर फ्रेंड्स, है ना। टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, जल्दी बताए। जैसे अंजलि पूछ ही रही है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एटीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या पूरा नाम है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो जो एनर्जी निकलेगी ना, वो एटीपी में जमा होती रहेगी, जमा होती रहेगी, एटीपी के रूप में जमा होती रहेगी। और जब भी किसी आपको एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी कौन देगा, एटीपी देगा। इसलिए एटीपी को बोला जाता है क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बिल्कुल सही है निधि यादव, संगीता बिल्कुल सही है आप, आशीष कुमार बीना साहब बिल्कुल सही है, नेहा यादव, क्या बात है, ठीक है। नहीं आधी नहीं, वो पूरी ही क्लास है, बीच में टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो हमने रेस्पिरेशन शुरू करना था कल, आज शुरू हुई है कि नहीं। चलो आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। अगला हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार।
वी ऑल नो दैट श्वसन दो प्रकार के होते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, आक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। कभी कभी किताबों में वायवीय श्वसन भी लिख देगा, कभी आक्सी श्वसन लिख देता है। और दूसरा होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है। सो हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी होता है, एक अनाक्सी होता है। देखो एरोब मतलब क्या होता है? एयर, और एयर से यहां पे मुराद क्या है? ऑक्सीजन। एयर से मतलब क्या है? ऑक्सीजन। मतलब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको एरोबिक बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको एनएरोबिक कहेंगे। अब दोनों को कंपेयर करके एक स्लाइड पे मैं दोनों में अंतर दिखा दे रहा हूं, और इससे पूछे गए तमाम क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे बन जाएंगे, वादा है। बस जिस्म और जान के साथ बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कई लोग हैं कि क्लास में बैठे हुए हैं जिस्म के साथ, जान कहीं और घूम रही है ना। ऑफलाइन में मैं देखता हूं बच्चा क्लास में बैठा हुआ है लेकिन उसका जहन कहीं और घूम रहा होता है ना। तेरे ख्याल में गुम था कि लग गई आंखें, तेरे ख्याल में गुम था कि लग गई आंखें, जरा सी देर को ही तुझसे ख्वाब में मिल आए हम। तो लोग थोड़ी सी देर में कहां कहां घूम कर चले जाते हैं, वो नहीं करना है। Okay, so here we have the differences between the aerobic and anaerobic respiration। सारे पॉइंट्स को एक ही स्लाइड पे हमने समेटने की कोशिश की है, थोड़ा सा देखिएगा, यहां से क्लियर हो जाएंगी बातें। इसमें हमने लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस कॉलम में हमने लिखा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। ठीक है जी। अब देखो एरोबिक में ये बताने की जरूरत है क्या कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तो बस एक रस्म अदायगी जैसी है, लिख दिया है मैंने। और एनएरोबिक का मतलब क्या होगा? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब एब्सेंट है ना, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। ऑक्सी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अनाक्सी ऑक्सीजन के एब्सेंस में। नाउ एरोबिक चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो भोजन का पूर्ण दहन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, किसका? फूड का। लेकिन यहां पे भोजन का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, भोजन का आंशिक दहन होगा, पूरी तरह से नहीं जलेगा। नेक्स्ट, जब कंप्लीट होगा ब्रेकडाउन फूड का तो एनर्जी भी काफी ज्यादा निकलेगी, तो ऑक्सी श्वसन के केस में काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, और अनाक्सी के केस में काफी कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। कितनी कम? अभी दिखाता हूं, है ना। सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ज्यादा ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का आंशिक दहन कम ऊर्जा। अब यहां से तो क्वेश्चन नहीं लगता है कि बनेगा तो आसान हो जाएगा, हलवा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, आप सब बना दोगे। क्वेश्चन देखो कहां से बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा एंड प्रोडक्ट्स से, अंतिम उत्पाद से, कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अंतिम उत्पाद क्या होंगे, ये भी आपको पता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी या वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो कहोगे कि सर क्या मजाक वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऑक्सी श्वसन होगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और क्या बनेगा? पानी बनेगा, और क्या मिलेगी? ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में? ATP के रूप में। ऊर्जा किस रूप में? ATP के रूप में। कितनी? 38 ATP, या कभी कभी लिखा रहेगा 36 ATP। मतलब क्या हुआ कि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जलेगा, ग्लूकोज का एक अणु जलेगा तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो आप बता देना 36 या 38 ATP। तो अगर क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन,
ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आप कहिएगा सर CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस रूप में? एटीपी के रूप में। कितनी? 38, क्योंकि आपने लिखा था कि श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, यहां पे लिखा था ना आपने कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, और एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ये 4 पॉइंट जो थे आपके लिए बेशकीमती थे। तो हमने लिखा था कि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा कहते हैं। श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी को हम ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होगी एटीपी देगा। था कि नहीं? बात आ रही समझ में? हाँ बिल्कुल, वो अलग अलग पाथवे होता है ना, उतना हम जाएंगे नहीं अभी, वो जाते हैं टीजीटी वाले बैचेस में। 2 अलग अलग पाथ से अगर कंबशन हो रहा है ना ग्लूकोज का, तो एक में 36, एक में 38। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो रट लो CO2 प्लस पानी प्लस ऊर्जा। कितनी ऊर्जा? 38 एटीपी के रूप में। नाउ अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला, ये एंड प्रोडक्ट तो याद ही रहता है हमारा, चौथा वाला तो याद ही रहेगा, एरोबिक वाला। अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ क्या? एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखो एन एरोबिक रेस्पिरेशन 2 जगहों पे होता है। एक हमारे शरीर में होता है, हमारे मसल्स में होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, है ना, सूक्ष्म जीवों में। तो दोनों का अंतिम उत्पाद अलग अलग होगा। जैसे क्वेश्चन है कि व्हेन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर अनाक्षी श्वसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जैसे कि ईस्ट भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट। तो अगर क्वेश्चन होता है कि व्हेन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड ईस्ट, देन व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स? अगर अनाक्षी श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे कि जीवाणु में और ईस्ट में, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? याद कर लीजिएगा, इथाइल एल्कोहल, CO2 और 2 ATP। ये बार बार पूछा गया है कि अगर अनाक्षी श्वसन सूक्ष्म जीवों में होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? इथाइल एल्कोहल, CO2 और 2 ATP। आपने कहा था कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, दिख रहा है ना, कहां 38 और कहां 2 ATP। यहां पर देखो इथाइल एल्कोहल को हिंदी में भी इथाइल एल्कोहल ही लिखा मिलेगा। इथाइल एल्कोहल हिंदी में ऐसे लिखा मिलेगा, हिंदी वाले लिख सकते हैं इथाइल एल्कोहल, या इसका IUPAC नेम यूज कर सकता है, इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल को और क्या बोलते हैं? इथेनॉल। या इसका फॉर्मूला यूज कर सकता है C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड ईस्ट, देन व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स? अगर अनाक्षी श्वसन सूक्ष्म जीवों में अर्थात जीवाणु में और ईस्ट में होता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? रटना है, इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP। लेकिन अगर अनाक्षी श्वसन हमारे मांसपेशियों में होने लगा, क्यों होगा वो बाद की बात है। अगर अनाक्षी श्वसन हमारे मांसपेशियों में हो रहा है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो लैक्टिक अम्ल और 2 ATP। ये क्या लिख देंगे यहां पर? लैक्टिक अम्ल लिख देंगे हिंदी में, लैक्टिक अम्ल एवं 2 ATP। ठीक है, 2 ATP। तो आपको 3 सवाल यहां पे याद रखने हैं। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो कहिएगा सर CO2, वाटर और 38 ATP या 36 ATP। अगर पूछा जाए
अनाक्सी श्वसन सूक्ष्म जीवों में हो रहा है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP। लेकिन अगर अनाक्सी श्वसन हमारे मसल्स में हो रहा है तो अंतिम उत्पाद याद रखना, ये 3 सवाल हो गए, लैक्टिक अम्ल और 2 ATP। आप कहिएगा सर हमारे अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? हम तो अच्छा खासा सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज से मिल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है और हम अपना काम धाम कर रहे हैं, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारे मांसपेशियों में अनाक्सी श्वसन होने लगा? तो उसका बड़ा सिंपल सा उत्तर है, देखो जब हम लोग रिलैक्स मोड में होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं, उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है ये वाली, ये हमारे लिए काफी होती है, इससे हमारा काम चलता रहता है। लेकिन जब हम लोग कोई कठिन परिश्रम का कार्य करते हैं, कोई हेवी फिजिकल वर्क, कोई हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन से निकलने वाली एनर्जी कम पड़ जाती है, इससे हमारा काम नहीं चल पाता, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना। तो ऐसे समय में हमारे मांसपेशियों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। भले ही इससे बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकल रही है, लेकिन ये एनर्जी लगातार और बड़ी तेजी से रिलीज होती है और हमारी एनर्जी की नीड को कंपनसेट कर लेती है। मतलब ये तो चल ही रहा था, बाकी जो एनर्जी घट रही है उसकी भरपाई इससे हो जाती है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यहां से आ जाती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, एनर्जी तो निकल रही है लेकिन उसके साथ साथ और क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होता रहता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द या थकावट महसूस होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशियों में दर्द या थकावट की वजह क्या होती है? तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। और जब कोई आपका हाथ पैर ऐसे दबाता है तो इस लैक्टिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है और आपको दर्द से राहत मिलती है। आप कभी कहते नहीं कि छोड़ दो हो गया, है ना, बहुत मजा आता है। ज्यादा दर्द है तो गर्म पानी से सेकने को कहते हैं लोग। गर्म पानी लैक्टिक एसिड को बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है। और कहीं से पिट पिटा कर आ गए और ज्यादा दर्द है तो गर्म पानी में नमक मिलाकर सेकने को कहा जाता है, क्योंकि गर्म पानी में आप नमक मिला देते हैं तो लैक्टिक एसिड को और जल्दी क्या करता है? डिकम्पोज करता है। तो इस पॉइंट को नोट करके कहीं पर लिख लेंगे कि भाई accumulation of या deposition of lactic acid in muscles causes muscular pain या muscular cramps भी लिखा रह सकता है। muscular cramps मतलब ऐंठन जो होती है मांसपेशियों में। सो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण दर्द या थकावट महसूस होती है। और दर्द जो है वो जिंदगी में बहुत काम की चीज होती है। अगर दर्द ना हो तो खुशी का एहसास अधूरा रह जाएगा। अगर अंधेरे ना हो तो रोशनी का क्या मतलब होगा? तो ये जो दर्द है, ये दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गरहम हो जाते। पर दिल में जो दर्द होता है, देखिए ब्रेन और हार्ट में जो दर्द है उसको छोड़कर बाकी जगह की जो दर्द होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। दिल में दर्द की वजह अलग होती है, जब हम दिल पढ़ेंगे तो बात करेंगे वहां पर। ठीक है जी, हाँ जी, स्वेलिंग भी आ जाती है। बात आ रही है समझ में? हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होगा, बिल्कुल। अहम शुक्ला साहब, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन के बारे में, लेकिन सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, उनमें होगा ये। ठीक है, चलिए तो आज रहने देते हैं हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, जहां पर हम लोग ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स के
रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में एक्चुअल में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, और फिर हम अपने श्वसन तंत्र पे हम लोग चलेंगे। आज के सेशन में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं, वो यूरिक एसिड की वजह से होती है विशाल। आगे हम पढ़ेंगे अर्थराइटिस, जिसको गाउट या गठिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी लाइन छूट गई है नेहा, बता दीजिएगा। हाँ, ये नेक्स्ट, अभी हमने जानबूझकर छोड़ा है इसको क्योंकि अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। वो कल 10 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बाद इस पे आएंगे। अभी फिलहाल आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए इसको, ठीक है। इस टेबल को आप पूरा लिख लीजिए, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन होगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी आप ये पूरा टेबल ही उतार लीजिए, छूटी नहीं है, जानबूझकर छोड़ा है मैंने, ठीक। ग्लूकोज जलेगा ना ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। समझ में आ रहा है। और देखिए हमने प्लांट न्यूट्रिशन का ऐड कर रखा है, आपने देख ही लिया होगा, है ना। प्लांट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्लांट न्यूट्रिशन का हमने प्रैक्टिस सेशन जो है वो अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको जाकर अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, अपना अपना स्कोर आप लोग बताइएगा कि आपने कितना परफॉर्म किया है, एनिमल न्यूट्रिशन का भी बताइएगा, ठीक है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे हम प्रैक्टिस डालते रहेंगे, जैसे ही टॉपिक एंड होगा प्रैक्टिस चली जाएगी। यूट्यूब का नाम है साइंस बाय जुबैर एहसानी, और फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं इसी नाम से हूं। और लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर। क्या है, साइंस का सुरूर। किस बैच से हैं, स्कोर जरूर उस पे लिखिएगा, कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम लेक्चर को मॉडिफाई करेंगे, है ना। तो इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने दोस्त हैं जो सीरियस हैं पढ़ने में, जो चाहते हैं कि हाँ हम सही अंदाज में साइंस को समझे, अपने जिस्म को समझे, क्योंकि आपका बॉडी क्या है, एक सबसे बेहतरीन मशीन है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा जो सच में सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, है ना। और जो सीरियस नहीं, उनको तो शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हमें अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा क्राउड चाहिए, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो जो लोग भी सीरियस हैं जरूर आप हमारा यूट्यूब चैनल उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। और बीच बीच में हम रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, उन रील्स को भी आप देखिएगा एग्जाम के समय में, है ना, जैसे साइंटिफिक नेम्स वगैरह का। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, है ना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलिए मिलते हैं। तो YouTube पर अपना अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा, प्लांट न्यूट्रिशन का भी, और फिर एनिमल न्यूट्रिशन का भी स्कोर आप लोग बताइएगा कि कितना। 40 क्वेश्चन होंगे एनिमल न्यूट्रिशन में, तो 40 में से कितने मार्क्स आए, आप किस बैच के हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आज दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।